कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए एक बार रिवाइज करो। पहला टॉपिक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। दो तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। पहला डिपेंडिंग ऑन फेज, कोई बताओ कितने तरह का था? 9 टाइप का। सेकंड, दुश्मन आप बताना, डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी कितने तरह का था? दुश्मन कौन कौन सा बेटा? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, 3 तरह का। ठीक है। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। भी हैंड रेज करो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सिर्फ नेम बताना। क्रिश बता रहा है, यस। दोबारा बताओ। नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। पहला फैक्टर कोई नेचर एक्सप्लेन करो, कोई ये कहना। यस, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, और पानी में जो एच बॉन्ड बनाते हैं वो भी ज्यादा डिजोल्व हो जाता है। ठीक है। सेकंड, टेम्परेचर का इफेक्ट को एक्सप्लेन करो। अमनी इंक्रीज होती है, एक्सो में डिक्रीज होती है। एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है। ठीक है। प्रेशर का कोई इफेक्ट एक्सप्लेन करो। आप बताओ। यस, न्यू स्टूडेंट, आपका क्या नेम है बेटा? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पीछे जसनूर, आप बताओ। ये किसके लिए होता है? गैसेस के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें हमने एक लॉ पढ़ा है, कौन सा लॉ है? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के लिए कौन बता रहा है? क्या प्रणव, क्या होता है हेनरीज लॉ? ये लॉ नहीं है। लॉ क्या है? तन्वीर, आप बताओ लॉ क्या है? हेनरीज लॉ क्या है? डिफाइन हेनरीज लॉ। देख के नहीं बताना, वैसे बताओ याद कर। कोई कोल्ड ड्रिंक में गैस कैसे भरते हैं वो था। तेरे साथ वाले कोई जसप्रीत, प्रतीक। प्रेशर ऑफ गैस, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक्स इज इक्वल टू के एच इंटू पी। पी होता है पार्शियल प्रेशर। के एच के लिए बताओ, दो फैक्टर थे। के एच कैसे कैसे अफेक्ट होता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? नेचर एंड टेम्परेचर। नेचर पे कैसे डिपेंड करता है? हैंड रेज करो नेचर पे, हैंड रेज करो बस। नेचर पे तुषार एक्सप्लेन करो। हाईली सोल्यूबल है तो के एच कम होगा, कम सोल्यूबल है तो के एच ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करता है? डायरेक्टली। टेम्परेचर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम तो के एच ज्यादा होगा। ठीक है। इसके एप्लीकेशन भी याद है, 3 एप्लीकेशन थे। एनॉक्सिया हो जाता है, ट्रांसफर जो लंग्स तक होता है ब्लड में, वो वाला है ना। सी डाइवर और कोल्ड ड्रिंक्स, 3 है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया वेपर प्रेशर एंड राउट्स लॉ। वेपर प्रेशर के लिए फैक्टर्स 2 हैं, कोई हैंड रेज करो। किन किन फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? भाविका। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर। आशीष, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। फोर्सेस ज्यादा वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम। हर्षमिता, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड? डायरेक्टली। टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। इन 2 फैक्टर के बिना किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया बढ़ा दे कम कर दे, कोई इफेक्ट नहीं। इसमें एक इक्वेशन थी क्लासियस क्लैपिरॉन, याचिका बताएगी। क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, याचिका कर रहा नहीं। क्लासियस, 2 वेपर प्रेशर है, P1 P2, कुछ आगे बता रहा है। इज -1 बाय T2। ठीक है, वेरी गुड। टेम्परेचर T1 पे प्रेशर P1 है, T2 पे P2 है, तो उनका रेशियो लॉग P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.3 R ब्रैकेट 1 बाई T1 -1।
इसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं या फारेनहीट में लेते हैं? केल्विन में लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ा हमने राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में एक कंपोनेंट का प्रेशर पीए इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो पीए इज एक्स पीए नॉट, पीवी इज एक्स वी पीवी नॉट, पी टोटल इज पीए प्लस पीवी। डिस्टिलर की कंपोजिशन कैसे पता चलती है? जब वेपर्स की वाई ए वाई बी, आप बताओ वाई ए कैसे पता चलेगा बेटा? टोटल प्रेशर, वाई इज पार्शियल प्रेशर फॉर ऑफ ए अपॉन टोटल, वाई इज पार्शियल बी अपॉन। एक कम वोलेटाइल एक ज्यादा वोलेटाइल है, वाई ए किसका ज्यादा होगा? वाई किसका ज्यादा होगा? ज्यादा वोलेटाइल का। एक्स किसका ज्यादा होगा? कम वोलेटाइल। जो ज्यादा वोलेटाइल है वो ऊपर ज्यादा चल देगा, जो कम वोलेटाइल है वो नीचे ज्यादा रहेगा, है ना। सेकंड डिस्टिलेट का मतलब समझाओ। सेकंड डिस्टिलेट, पहले एक बार वेपर बने, कंडेंस किया, लिक्विड बना, उस लिक्विड के द्वारा वेपर बने, उन्हें कंडेंस करके अगर लिक्विड बनाते हो उसे क्या कहते हैं? सेकंड डिस्टिलेट। ठीक है। और लास्ट इसके लिमिटेशन हमने पढ़े हैं राउल्ट्स लॉ के। आइडियल के लिए तो सही आता है राउल्ट्स लॉ, लेकिन नॉन आइडियल के लिए सही नहीं आता। नॉन आइडियल में दो तरह के डेविएशन हो जाते हैं। पॉजिटिव प्रेशर ज्यादा आता है, पॉजिटिव प्रेशर ज्यादा आता है एक्सपेक्टेड से, नेगेटिव कम आता है एक्सपेक्टेड से। ठीक है, ये कर लिया हमने। क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे डेल्टा एच पे क्या असर होता है, डेल्टा वी पे, वो सारा टॉपिक हमने। ए बी इंट्रैक्शन से मुझे समझाओ कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्यों आते हैं ए बी इंट्रैक्शन के बेस पे। मान्या, अगर लेस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, फिर तो होगा पॉजिटिव डेविएशन। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। तो ए बी ज्यादा मजबूत बन गया तो नेगेटिव, कम मजबूत बना तो पॉजिटिव। जैसे अल्कोहल पानी, इथेनॉल वाटर, कौन सी डेविएशन है? पॉजिटिव। पानी में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डालोगे पॉजिटिव है। पानी में बेंजीन, पानी में ईथर, पानी में एल्डिहाइड, पानी में टॉलिन, सारे क्या हैं? पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए एक तो स्पेसिफिक केस था क्लोरोफॉर्म एसीटोन, एक था फिनोल एनिलिन, इसके बिना जनरल थे वाटर प्लस एसिड सारे, वाटर प्लस बेस सारे, वो क्या है? नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? तो यहां तक हो गया हमारा टॉपिक। आगे स्टार्ट कर लें बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हाफ है हमारे चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आगे जो हाफ आएगा वो इनके बारे में है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इनके बारे में हमने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है, पहली बात, दिस इज ओनली फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओनली किसके लिए है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब एक स्पेशल तरह के सॉल्यूशन के लिए है जिसमें पानी हो या लिक्विड हो, लेकिन लिक्विड में सॉल्यूट हम ऐसा डाल दें जिसके वेपर ना बने, ना बने या बहुत कम नेग्लिजिबल बने, उस सॉल्यूट को हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सिर्फ उन सॉल्यूशन के लिए ये वाला टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन के बारे में आप सोचोगे कि ग्लास लिया, पानी डाला, पानी में कोई सॉलिड डाल दिया, जैसे सॉल्ट डाल दिया या शुगर डाल दिया या यूरिया डाल दी। यूरिया दिखने में बिल्कुल शुगर जैसा व्हाइट पाउडर ही होता है ना, लेकिन स्वीट नहीं होता, बहुत पॉइजनस होता है ये, इसलिए हम यूरिया को फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं बेटा, इन्हें हम ये वाला कहेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि इनके वेपर नहीं बनते।
क्या सबूत है? आपको कहोगे भी सर क्या प्रूफ है वेपर नहीं बनते, तो मैं आपको प्रूफ ऐसे दे सकता हूँ। एक गिलास ले लो घर पे, मान लो एक गिलास ले लिया, इसमें 100 ml पानी डाल लो, 1 चम्मच शुगर डाल दो, 2 ग्राम या 5 ग्राम मेजर करके, मान लो 5 ग्राम शुगर डाली, अच्छी तरह डिजोल्व कर ली। अब आप इसे इवेपोरेट करते रहो, सुखा दो, पानी सारा सूख जाएगा, लेकिन नीचे आपका शुगर 5 का 5 ग्राम नीचे बच जाएगा, क्योंकि शुगर सॉलिड है, उसके वेपर नहीं बनते। पानी में नमक डालो, इवेपोरेट कर दो 100 डिग्री पे, पानी सारा सूख जाएगा, नीचे क्या बचेगा? नमक बच जाएगा। इससे पता चलता है भी ये सॉलिड जो है, शुगर, नमक, यूरिया, दिखने तो हट गए थे हमें जब डिजोल्व हो गए थे, लेकिन एक्चुअल में वेपर नहीं बनते, उड़ते नहीं है, क्योंकि जैसे हमने सुखाया सारा पानी, पानी उड़ गया, लेकिन नीचे जितने ग्राम डाला था, अगर 5 ग्राम डाला तो 5 ग्राम शुगर आपको नीचे मिलेगा पाउडर, 4.9 भी नहीं, 1 ग्राम भी गायब नहीं होता, क्योंकि ये वेपर बन ही नहीं सकता। तो ऐसे जो सल्यूट है बेटा, उनके लिए है, उन्हें क्या कह रहे हैं? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। इनके बारे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, ये कहता है ऐसे केसेस में ऊपर इसके कुछ एक सल्यूट पार्टिकल है, क्योंकि ये सॉलिड है, भूल तो गए, चाहे हमें नहीं दिख रहे, लेकिन है सॉलिड ही, वेपोरेट नहीं होंगे। और ऐसे केसेस में इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं कि आपने कितने पार्टिकल डाले हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ पार्टिकल यहां केमिस्ट्री में मीनिंग होता है मोल्स, कितने मोल आपने डाले हैं कंसंट्रेशन से डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेंगी भी आपने मोल्स कितने डाले हैं शुगर के, या मोल्स कितने डाले हैं सॉल्ट के, या मोल्स कितने डाले हैं यूरिया के। इस पे डिपेंड नहीं करती भी शुगर है या क्या है। अगर मान लो एक जैसी कंसंट्रेशन लेते हैं शुगर की और यूरिया की, मान लो 10 मोल शुगर के 100 मोल पानी में डाल दिए, मान लो लेट अस अज्यूम 10 मोल शुगर के 100 मोल पानी में डाले और 10 मोल ही यूरिया के डाले, कंसंट्रेशन सेम हो गई, पार्टिकल सेम हो गए। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है इनकी, 4 बताई हैं उसने, जो सेम रहती हैं। अगर मोल सेम है तो प्रॉपर्टीज भी क्या आती हैं? सेम। इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता भी आपने शुगर डाला या यूरिया डाला है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल मींस नंबर ऑफ मोल्स, या फिर कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इनकी वैल्यू बढ़ती है, अगर आपकी कंसंट्रेशन कम होती है तो इनकी वैल्यू कम होती है। मींस मान लो 100 ml पानी है, 100 ml पानी में मैंने 1 मोल शुगर का डाला है, फिर 100 ml पानी में 2 मोल शुगर के डाले हैं। 1 मोल की प्रॉपर्टी कम वैल्यू आती है, लेकिन 2 मोल वाले की ज्यादा। फिर 3 मोल यूरिया के डाल दिए, फर्क नहीं पड़ा, भी यूरिया डाल दिया जो शुगर था, 3 मोल से फर्क पड़ रहा है, 3 डाले 2 से क्या आएंगी? ज्यादा। 4 मोल किसी और के डाल दिए, ज्यादा। इट मीन नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर पे। ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें क्या कह रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी हमें समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे नहीं, अभी तो हमने क्रैम्प दिया, अभी ऐसा है, इसे एक्सप्लेन करेगा आगे, एक एक प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तब वो इसे एक्सप्लेन करेगा अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन लिख लो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कह रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कहता भी क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो पहला डिपेंड ऑन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर पे डिपेंड करती हैं, यस। ज्यादा होंगे तो ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, कम हो जाएंगे तो कम। डजंट डिपेंड ऑन किस पे? नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेचर का मतलब कोई मीठा है, कोई कड़वा है, कैसी नेचर है फर्क नहीं पड़ता, किसका फॉर्मूला क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता।
मोल्स अगर सेम है तो इनकी वैल्यू क्या आती है, सेम। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चार प्रॉपर्टीज हैं, इतना लिख लिया। चार प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। आज पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, देयर आर फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमें पूछे कितनी है तो हम कहेंगे चार हैं। कौन कौन सी है? पहली पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ एक पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सिर्फ नाम लिखो, अभी एक एक करके पढ़ेंगे तब समझ आएगा है क्या। पहली है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड है एलिवेशन, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम। लिख लिया बेटा इतना? पहली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले समझते हैं क्या ये कह रहा है। ये इसके अकॉर्डिंगली अगर तुम पानी में कोई नॉन वोलेबल सोल्यूट ऐड करते हो, शुगर या यूरिया या सॉल्ट, तो ये कहना चाहता है, कहता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जितना उसका नॉर्मल का वेपर प्रेशर था उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये पानी है, मान लो 100 ml पानी लिया मैंने, मान लो इस पे मैनोमीटर लगाया। मैनोमीटर समझते हो? मरकरी के लेवल से प्रेशर देखा, इसका जो प्रेशर है मान लेते हैं 500 mm आ रहा है, 500 टोर। अब इसी 100 ml में थोड़ा सा शुगर 1 चम्मच लेके डिजोल्व कर दिया। अच्छी तरह डिजोल्व होने के बाद मैनोमीटर लगाया, तो हमने कई बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करके देखा, लेकिन हर बार प्रेशर 500 से कम आता है। लोअरिंग का मतलब क्या है, 500 से कम आता है। ये एक फैक्ट है। अगर इसमें शुगर या यूरिया डाल दिया तो अगर 500 आ रहा था प्योर का, तो अब 500 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब इसे वो एक्सप्लेन करेगा राउल्ट्स लॉ की मदद से, और एक्सप्लेन करेगा भी क्यों कम आ रहा है और कितना कम आ रहा है। वो सारी चीज थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों कम आ रहा है पहले इसे समझ लेते हैं। ये ग्लास है, इसमें हम मैनोमीटर लगाओ, पानी का प्रेशर आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन इसी में अगर मैं थोड़ा सा शुगर या यूरिया ऐड कर दूं तो कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि शुगर या यूरिया जो भी आपने ऐड किया, कुछ ना कुछ सरफेस पे भी आ जाएगा। शुगर या यूरिया जितना भी ऐड किया बेटा, कंपोजिशन क्या होती है, होमोजेनस। हर लेयर में एक जैसी कंपोजिशन होएगी। मान लो इसके हर एक लेयर में पानी है, अकेला पानी 100% है, हर जगह क्या है, पानी। लेकिन अगर इसकी हर लेयर देखेंगे तो 100% पानी नहीं है उसमें। जितना भी आपने डाला अकॉर्डिंगली 10%, 20%, जो भी सोल्यूशन आपने बनाया, मान लो 10% मैंने बना लिया, तो 10% पानी नहीं होगा, 10% क्या होगा, शुगर। ये मैंने किसके मॉलिक्यूल डाले हैं, शुगर। अगर 10% शुगर है तो इसका मतलब ये है कि 100 के 100 पानी है एक सरफेस में। यहाँ सरफेस पे 100 नहीं, 90 पानी है, 10 क्या है, शुगर। ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ शुगर ऊपर आ जाएंगे बेटा सरफेस पे। क्या वहां से शुगर के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे इवेपोरेट होके? नहीं जाएंगे, ये तो जा नहीं सकते। ये जा नहीं सकते, लेकिन इन्होंने
पानी का भी काम खराब कर दिया, क्योंकि पानी पहले 100 के 100 ऊपर जाते थे, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या था, ज्यादा था। लेकिन अब पानी में 100 मॉलिक्यूल एक्सपोज नहीं हो पा रहे, क्योंकि 10 तो शुगर आ गए। कितने मॉलिक्यूल एक्सपोज हो पा रहे हैं पानी के, 90। तो जो 90 मॉलिक्यूल एयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, वही वाले वेपर बना सकते हैं। इसका मतलब इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा तो ऊपर वेपर थोड़े थोड़े कम बनेंगे तो थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो खुद वेपर बनते हैं, ना नीचे वाले पानी को बनने देते। और अगर मैं ये सरफेस और ज्यादा कवर कर दूं, यहाँ 3 मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, मान लो मैं इसे 4 कर दूं, तो क्या लगता है, सरफेस और बढ़ गया। सरफेस और ज्यादा रोक लिया तो पानी ऊपर जाने के चांस क्या हो गए, और कम। तो लोरिंग क्या होगी, और ज्यादा। इट मीन जितने पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं, उतनी लोरिंग क्या होती जा रही है, ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, ऊपर वाला जो एरिया है वो सारे का सारा सॉल्वेंट के पास था, तो सॉल्वेंट ज्यादा वेपर बनते थे। लेकिन जितना परसेंट एरिया कोई और कवर कर लेगा, वो ना तो खुद बाहर जा रहा है, ना पानी को जाने दे रहा है, जिसकी वजह से पानी के वेपर बनने के चांसेस कम हो गए, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसे हम राउल्ट्स लॉ से भी समझ सकते हैं। देखो मैथमेटिकली देख लेते हैं कैसे होगा। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पी टोटल किसके इक्वल है, पी टोटल मींस पी सोल्यूशन ले लेता हूं मैं, पी एस किसके इक्वल है, फॉर्मूला बताना तुषार, क्या फॉर्मूला होता है सोल्यूशन का। राउल्ट्स लॉ एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जब आपने कोई शुगर या यूरिया डाला तो उसे मैं बी मान लेता हूं, मान लो बी मेरा सल्यूट है। वैसे तो ए बी जिसको मर्जी मान लें, लेकिन हमारी बुक में ज्यादातर बी को सल्यूट मानना है, तो हमें थोड़ा इजी लगेगा, हम भी बी को क्या मान लेते हैं, सल्यूट। अगर बी को सल्यूट मान लिया तो इसके तो वेपर ही नहीं बनते। अगर वेपर नहीं बनते मीन्स पी वी नॉट तो जीरो है। अगर ये जीरो है तो बताओ ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो। अगर ये वाली टर्म जीरो हो गई, इसका मतलब पी एस इज इक्वल टू एक्स से पी ए नॉट है। अब एक्स से वन तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो शुगर तुमने ऐड कर दिया। इट मीन्स प्योर पानी का जो प्रेशर था वो पी नॉट था, लेकिन जैसे से तुमने शुगर ऐड किया उसका प्रेशर कितना हो गया, एक्स से पी नॉट। और हमें पता है शुगर ऐड करने से एक्स से पानी का मोल फ्रैक्शन 1 से तो कम होगा, 0.9 0.8 0.7 कम होता जा रहा है। अगर ये कम होता जा रहा है तो बेटा पीएस भी क्या होता जा रहा है, कम होता है। मान लो इसका पहले प्रेशर 1000 था, मान लो पी नोट कितना है, 1000 है। जब तो मोल फ्रैक्शन 1 है, प्योर ए है, तब तो प्रेशर कितना आएगा, 1000। लेकिन अगर इसमें 0.1 मोल फ्रैक्शन मैंने कितना, 0.1 बी का डाल दिया, बी का डाल दिया तो ए का भी तो कम हो गया ना। ए का कितना रह गया फिर, 0.9, क्योंकि टोटल 1 होता है। 0.1 बी का डाला तो ए का कितना रह गया, 0.9। अगर ये 0.9 आ जाएगा, करना मल्टीप्लाई 0.9 इंटू 1000, कितना आ जाएगा, 900। और डाल दो, 0.2 डाल दो बी, तो ए कितना रह जाएगा, 0.8। तो 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन 1000 नहीं रहेगा। जैसे जैसे तुम ये वाला एक्स भी बढ़ाओगे, एक्स से कम होगा, तो तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या होता रहेगा, कम। इसे क्या कह रहे हैं हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कर लोगे बेटा, पहले इतना लिखो, डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, क्या है। अगर हमें आता है व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हमें क्या लिखना है, राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस vapor pressure of a solvent will decrease on adding, कौन सा सल्यूट, ये याद रखना, नॉन वोलेटाइल वर्ड लिखना जरूरी है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ठीक है, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट। मोर इज concentration of solute, more will be decrease in
वेपर प्रेशर। जितनी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही तुम्हारा वेपर प्रेशर डिक्रीज भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज होता जाएगा, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतना वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया। पी टोटल मैथमेटिकली कैसे लिखा हमने, पी टोटल जब पी एस सोल्यूशन का कितना है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट, इसमें से क्या जीरो है, ये वाली टर्म जीरो है, तो पी एस कितना रह गया, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट। यहां तक चेक करो, यहां तक कर लिया हमने। ठीक है, अब इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी बनेगी अगर ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मींस एक्स बी, एक्स ए नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एक्स बी। अगर मैं इसे एक्स बी के इक्वल कर दूं किसी तरह, तो मैं इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकता हूं, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन भी नंबर ऑफ पार्टिकल ही है सोल्यूट के, है ना। ठीक है, इसे एक्स से नहीं रखना, इसे एक्स बी करना पड़ेगा, 1 - XB, तो इसे भर लेते हैं 1 - XB, तो पी एस कितना हो जाएगा, 1 - XB। अब क्योंकि मेरा टारगेट अलग है, इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है, तो मैंने सारा ऐसे सॉल्व करना है कि एक्स भी एक साइड पे आ जाए। अगर ऐसा करना है तो फिर इसे ओपन करते हैं, इसे ओपन करो, क्या आ गया, पी ए नॉट माइनस एक्स बी पी ए नॉट। ठीक है, ये वाला वैल्यू और ये वाला अगर एक्सचेंज कर दें तो ये बन जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स बी पी ए नॉट। यहां तक देखो समझ आ रहा है, ये मैथमेटिकली ऐसे पॉसिबल है, इसमें कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, मैंने बस रीअरेंज किया है, पी एस इधर जाके माइनस हो गया, इधर जाके क्या हो गया प्लस, लिखते हुए इसे राइट पे लिख दिया ना, ये बन गया। ये वाली वैल्यू चेक करना, ये वाली वैल्यू आपको डिक्रीज लगेगी, क्योंकि पी ए नोट पहले प्रेशर था, पी ए नोट पहले प्योर का प्रेशर था, पी एस किसका, सोल्यूशन का। जैसे हमने किया, पहले मान लो 1000 था, अब 900 रह गया, तो 1000 माइनस 900, 100 का डिक्रीज हो गया, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, डिक्रीज। तो वर्ड डिक्रीज इन वेपर प्रेशर तो आ गया, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर तो आ गया, लेकिन मुझे सिर्फ एक्स भी रखना है बेटा, क्योंकि मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन क्या है, भी सिर्फ पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करे। अब अगर मैं इसे रखता हूँ तो पी ए नोट भी आ रहा है, पी ए नोट तो फिर सॉल्वेंट का प्रेशर है, और सॉल्वेंट का प्रेशर तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, किसी का ज्यादा किसी का कम, वो तो नेचर पे डिपेंड कर गया। अगर वो नेचर पे डिपेंड कर गया तो अभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसे कॉलिगेटिव बनाने के लिए उसने क्या किया, इसे भी इधर लाके डिवाइड कर दिया, ये ऐसे बना दिया, पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी ए नॉट। अब ये क्या रह गया, अकेला एक्स बी रह गया, और एक्स बी मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अकेले मोल्स के अगर कोई चीज डिपेंड करती है अकेले मोल्स पे, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां तक ये जो बनाया है, इसे कहते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। सिर्फ इतनी वैल्यू को क्या कहते हैं, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ये तो है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। लेकिन ये मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा भी क्या डिक्रीज को भी ले सकते थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव वर्ड क्यों लगाया है, तो आपको कहीं नहीं, डिक्रीज को नहीं ले सकते, क्योंकि डिक्रीज एक्स बी के साथ साथ पी ए नोट पे भी डिपेंड करती है। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी बनेगी अगर वो सिर्फ किस पे डिपेंड करे, एक्स बी पे। तो मैंने पी ए नोट भी इधर ले गया, पी ए नोट अगर इधर ले गया तो इसे मैं डिक्रीज नहीं, इसे क्या कहूंगा, रिलेटिव डिक्रीज। पहले कितना था अब कितना है, पहले 1000 था अब 900 हो गया, डिक्रीज कितना हो गया, है ना, तो रिलेटिव डिक्रीज है। तो रिलेटिव डिक्रीज इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिक्रीज इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हो जाएगा, तो आपको बस ये इतना लिखना होता है, यहां तक मैथमेटिकली प्रूव करना होता है, इसी को लॉ बना के लिखा जाता है कि क्या है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कर लोगे बताए, हो जाएगा। फिर से देख लो, कोई कुछ भी पूछना है, जितना सोल्यूट ज्यादा उतना डिक्रीज ज्यादा। हमने इसे राउल्ट्स लॉ से प्रूव कर दिया, लेकिन राउल्ट्स लॉ में अकेला डिक्रीज नहीं चलेगा, क्योंकि अकेले डिक्रीज में पी ए नोट भी आ रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव, इसे रिलेटिव डिक्रीज क्या है। क्लियर है, पॉइंट्स लिखो कुछ, एक पहला पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट इज relative decrease
in vapor pressure, a relative decrease in vapor pressure is a colligative property. A relative decrease in vapor pressure is a colligative property, but decrease in vapor pressure is not a colligative property. देखो मल्टीपल का कितना अच्छा क्वेश्चन बना, एक वर्ड का फर्क है। तो मैं पूछ रहा इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। रिलेटिव वर्ड लगा या नहीं है, हमारा सारा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है। रिलेटिव इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अकेला डिक्रीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट लिखो, relative decrease in vapor pressure, relative decrease in vapor pressure is equal to किसके? is equal to mole fraction of, is equal to mole fraction of non volatile solute। ये सही है? a relative decrease in vapor pressure is equal to mole fraction of non volatile solute. This is also known as राउट्स लॉ, इसे भी राउट्स लॉ कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। दिस इज आल्सो नोन एज राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये राउट्स लॉ किसके लिए है? नॉन वोलेटाइल। इट मींस बोर्ड का क्वेश्चन करते हुए दो चीजों में फर्क पड़ गया, राउट्स लॉ दो हो गए। एक तो अगर आपको सिंपल आता है लिखो राउट्स लॉ क्या है, फिर तो जो पहले पढ़ा था अंडरस्टूड भी वोलेटाइल है दोनों लिक्विड। लेकिन अगर पीछे अटैच कर देता है राइट राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है जो आज पढ़ी है हमने, रिलेटिव लोडिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो राउट्स लॉ भी है। हो सकता है कई बुक्स में आपको दो जगह पढ़ाया हो यही चीज, एक पढ़ाया हो राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक पढ़ाया हो वेपर प्रेशर रिलेटिव लोडिंग। मैंने एक ही जगह पढ़ा दिया क्योंकि एक ही चीज है दोनों। हो जाएगा बेटा? क्लियर है इतना टॉपिक? ये समझ आ गया? नेक्स्ट कर रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला आ गया पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। इसे हम कह रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। न्यूमेरिकल करने से पहले एक इनकी एप्लीकेशन है। हमने इससे ये पूछा भी ये पढ़ा क्यों रहा है, हमें इसका फायदा क्या है? तो उसने इनका फायदा हमें समझाया। वो कहता है इसका फायदा है बहुत सारा। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिकली हमें क्या बेनिफिट है। अगर कोई सॉल्यूट अननोन है, उसका मोलर मास आप भूल गए जो आपको पता नहीं, आपको व्हाइट पाउडर दे दिया, पता नहीं तो यूरिया है पता नहीं शुगर है, हमने उसका सॉल्यूट का मोलर मास पता करना है। क्या पता करना है? मोलर मास। तो मोलर मास इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे हम इससे करेंगे आज। इसका एक एप्लीकेशन है कि कोई अननोन सॉल्यूट हो उसका मोलर मास हम इससे पता लगाते हैं। और ये टॉपिक कहाँ रिलेट होता है? आपको याद है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते थे। पहले क्या दिया जाता था? परसेंटेज, उससे निकलता था एम्पिरिकल। एम्पिरिकल से आगे मॉलिक्यूलर निकालने के लिए एक चीज और रिक्वायर्ड होती थी, क्या होता था? मोलर मास। अब जब तक हमें कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं पता, मोलर मास कैसे पता चलता? फिर भी वो देता था, याद है मोलर मास दिया जाता था। तो उसका मोलर मास कहां से निकाला जाता है? ये सोल्यूशन का सारा एक्सपेरिमेंट वहां काम आता है। जो उनका मोलर मास निकाला जाता है अननोन सॉल्यूट का, मान लो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया, नया कंपाउंड बन गया ऑर्गेनिक का, हमें पता नहीं क्या बना है, तो उसका मोलर मास कहां से निकाल देंगे? यहाँ से मोलर मास निकलेगा, फिर परसेंटेज निकाल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जाता है। ठीक है, तो इन सभी की एक एप्लीकेशन है। क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सब पे? इनका एक कॉमन एप्लीकेशन है। इट हेल्प अस टू फाइंड आउट मोलर मास किसका? ऑफ अननोन सॉल्यूट। अगर आपको सॉल्यूट नहीं पता कौन सा है, कोई नया बना है, रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गया, उसका मोलर मास हम इससे निकाल सकते। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आप देखते जाना। मान लो चाइना डिश में एक पाउडर मुझे दे दिया,
व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, मुझे बस एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है। एक्सपेरिमेंट से मैं इसका क्या निकालना चाहता हूँ, मोलर मास। तो देखो मैंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक बीकर ले लिया, इसमें पानी डाल दिया, सॉल्वेंट, इसका वेट मैं नॉन ले लूंगा, मैंने डाला है, मुझे पता होगा वेट। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट को एक सिंबल दे दिया WA। चेक करो, क्या मैं तुम्हें अगर कहूँ भी ये पानी ले जाओ और इसका वेपर प्रेशर निकाल के ला के दो, क्या कोई एक्सपेरिमेंट है आपके पास, निकाल दोगे इसका वेपर प्रेशर? तुम कहोगे सर मैनोमीटर बता दो कहाँ पड़ा है। तुम जाओगे वहां मैनोमीटर में डालोगे, मैनोमीटर में डाल के इसका वेपर प्रेशर नोट करोगे, कब, जब इक्विलिब्रियम आ गया, नोट हो जाएगा। तो हम इसका वेपर प्रेशर नोट कर लेते हैं, हमने लिख लिया कॉपी पे भी, इसका वेपर प्रेशर हम ढूंढ लाए, कितना है, P नोट। क्लियर है, इतना समझ आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जो आपको सॉल्वेंट दिया, जितने भी ग्राम दिया, आपने उसे मैनोमीटर में भरा, उसका वेपर प्रेशर ले आए, वो कितना आ गया, P नोट। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या है एक्सपेरिमेंट। ये जो सब्सटेंस दिया था इसमें से आप कुछ वेट उठा लो, मान लो WB ग्राम, B स्टैंड फॉर सल्यूट, इसमें से हम WB ग्राम सल्यूट ले लेंगे और सल्यूट इसमें डाल देंगे WA ग्राम में। फिर एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें WB ग्राम सल्यूट डाल दिया, इसमें क्या है, सॉल्वेंट, अच्छी तरह घोल लिया, होमोजेनियस बन गया। क्या इसका वेपर प्रेशर भी निकल जाएगा? मैनोमीटर लगाना है, मैनोमीटर लगाया, मैनोमीटर टोटल इसका वेपर प्रेशर निकाल देगा, जितना भी वेपर प्रेशर आएगा, W ग्राम सल्यूट है, उसका वेपर प्रेशर नोट कर लेंगे, उसे क्या कहते हैं, PS। कोई बताएगा भी P नोट और PS में से क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा कौन कम या इक्वल? हाँ, तो ये ज्यादा आएगा, ये क्या आएगा, कम, क्योंकि हमें पता है भी जब सल्यूट ऐड होगा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो ये सारी चीजें हमें पता है बेटा, क्लियर है। बस ये वाली वैल्यूज हम यहाँ इस फॉर्मूले में भरेंगे, इस फॉर्मूले में आपका एक अननोन होगा MB, क्योंकि MA तो पता है हमें, सॉल्वेंट का पानी है, पानी का वेट तो मुझे पता है, MA नॉन है, क्या नहीं पता, MB नहीं पता, MB मुझे बताया नहीं उसने, ये क्या है, अननोन। ये तो मैंने लिया था सॉल्वेंट, तो मैं जो मर्जी लूंगा, इथेनॉल ले लूं तब भी मुझे पता है, सॉल्वेंट आप ले लोगे खुद। चेक करो, ये अननोन है, अब तुम मैथमेटिक्स करो, इसमें वैल्यूज भर के देखो, क्या तुम्हारा एक अननोन आता है? अगर एक ही अननोन है तो हम कहेंगे हाँ सारा कुछ पता है, एक अननोन है वो निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझ आ गया। अब देखो इसमें से क्या P नोट हमें पता है, बताओ, P नोट आ गया था, कैसे आया था P नोट? पहला जो मैनोमीटर में भरा था सॉल्वेंट, वो क्या आ गया था, P नोट। बाद में जब सोल्यूशन भरा उसका भी आ गया PS। लेफ्ट हैंड साइड तो पता है, राइट हैंड साइड में चेक करो, क्या XB को मैं ऐसे लिख दूं, WB/MB मींस NB, NB डिवाइड मोल फ्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं हम, टोटल, टोटल कैसे लिखा जाता है, Na प्लस NB। चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, ये कैसे लिखा था हमने, NB डिवाइड NB प्लस Na, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। आप खुद भर के देखो, इसमें एक ही चीज अननोन होगी पूरे एक्सप्रेशन में, MB, क्योंकि बाकी सारी पता है। MB तो अभी आया नहीं, फिर क्या करूं मैं, MB कैसे लेके आऊं इसमें, बताओ। NB को लिख सकते हैं, तो NB को आगे अगर ओपन कर दें क्या लिखा जाएगा, NB इज इक्वल टू WB/MB डिवाइड, यहां भी WB/MB प्लस WA/MA। पूरे एक्सप्रेशन में चेक करना बेटा, क्या एक ही अननोन है? अगर एक अननोन है तो हमारा काम हो जाएगा एक्सपेरिमेंट से। P नोट पता था, मैनोमीटर ने बता दिया, PS भी पता, ठीक है। W आपने खुद मेजर करके लिया, WB भी पता, WA भी पता है, MA भी पता है पानी का, क्या नहीं पता, MB, तो हम MB निकाल लें, हो जाएगा। कर लो, तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इससे निकाले जाते हैं मोलर मास किसी भी अननोन के, उसे फिर आगे एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर बनाने में हम यूज, हो जाएगा। यहां तक चेक करो, कुछ समझना है? इसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया है, ये वाला एक्सप्रेशन अगर मैं सिंपल करना चाहूं,
मुझे लग रहा है इसमें दो जगह मैथमेटिकली अननोन चीज है एमबी, और दो जगह है तो मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी मुश्किल होएगी। मैं इसे सिंपल करना चाहता हूँ। उसने मुझे ये आइडिया दिया है, तुम देखो कैसे। वो कहता भी ऐसे करो, जो सोल्यूशन है डाइल्यूट बना लो जितना हो सकता है। डाइल्यूट कैसे बनाएंगे? जो सोल्ट लिया था W ग्राम, वो बहुत थोड़ा सा डालूंगा मैं, पानी ज्यादा ले लूंगा। क्या ऐसे हम एक्सपेरिमेंट में चेंज कर सकते हैं? तो एक चेंज हम कर रहे हैं कि पानी ज्यादा लेंगे, सोल्वेंट ज्यादा लेंगे और सल्यूट का लेंगे कम, डाइल्यूट बन जाएगा। लेकिन डाइल्यूट बनने से ये कैसे सोल्व हो जाएगा बताओ? एनबी और एनए में से क्या एनबी नेग्लिजिबल हो जाएगा? क्योंकि डाइल्यूट ले लिया, डाइल्यूट का मतलब ए के मोल बहुत ज्यादा है, बी के क्या है बहुत कम। तो हमने अपनी तरफ से चेंज करना है। हमने सबको इंस्ट्रक्शन दे दी कि बेटा एक काम करना, जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे सोल्यूशन क्या बनाना? डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन वो बना लेता है, इट मींस आपने नंबर ऑफ मोल बी के काफी कम रखने हैं ए से। तो तुम्हारा ये रिलेशन जो है, कोई बताओ कैसे लिखा जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी नॉट इज इक्वल टू, अब क्या लिखें? ए ऐसे लिख लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। चेक करो भी, ऐसे लिख लें फिर। इससे सिंपल हो गया। नंबर ऑफ मोल बी की जगह क्या लिख लेंगे? डब्ल्यू बी बाय एम बी। ए की जगह क्या लिख लेंगे? डब्ल्यू ए बाय एम ए। तो ये हमारा न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे मोलर मास के लिए, वो ज्यादातर अज्यूम करके करेंगे न्यूमेरिकल भी, कि हमने क्या मान लिया सोल्यूशन डाइल्यूट। एमबी निकालने के लिए ये हमें पता है पी नॉट, पी एस हमें पता है, पी नॉट पता है, डब्ल्यू बी हमें पता है, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है। क्या अननोन है? सिर्फ एमबी। तो ये हम निकाल। बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको यहां तक निकाल के बस एक काम करना है, एमबी लेफ्ट साइड पे ले जाओ, ये सारा क्या ले जाओ राइट साइड पे, इतना एक्सप्रेशन ढूंढ के ला दो। वो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। स्टार्ट करना है रिलेटिव लोडिंग से, वैल्यूज भर के आंसर आ कर लोगे बेटा ये इसका एप्लीकेशन। तो पहले थ्योरी देखो, थ्योरी समझ आ गई। पहला पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं पानी में शुगर या यूरिया ऐड करता हूं तो उसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? बताओ। डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा ऐड करते हैं उतना डिक्रीज ज्यादा होगा। इसका लॉ कैसे बनाया है? रिलेटिव लोडिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गया? इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि इसकी एक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन क्या है कि रिलेटिव लोडिंग अगर हमें पता है तो हम किसी अननोन सोल्यूट का क्या निकाल सकते हैं? मोलर वेट। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया भी डब्ल्यू बी ग्राम सल्यूट ले लिया, डब्ल्यू ए ग्राम सल्यूट ले लिया, ये एम ए पता है, पी नोट पता है, पी एस पता है, सारी वैल्यूज निकाल के उसे दिखा दिया। उसमें थोड़ा सा हमने उसे आसान करके दिया भी डाइल्यूट ले लो सोल्यूशन, डाइल्यूट लेने से एन बी प्लस एन ए वाला एक्सप्रेशन सिर्फ एन ए रह जाएगा, तो और इजी हो जाएगा। क्लियर है? ये मतलब इसकी थ्योरी। क्लैरिटी है इतने टॉपिक की? ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। न्यूमेरिकल के लिए बहुत सिंपल रहेगा। एक फॉर्मूला तो है आपका पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। और अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट के लिए बता सकते हो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स भी नहीं लिखेंगे फिर, डाइल्यूट के लिए एक्स भी नहीं लिखते, एन बी डिवाइड एन ए। तो पढ़ लेना अच्छी तरह, भी डाइल्यूट लिख दिया तो इजी हो गया हमारा काम। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी नॉट इज इक्वल टू एन बी डिवाइड। ये दो फॉर्मूले के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? अब एक फॉर्मूला हम अपनी तरफ से नया तैयार कर रहे हैं, जो उसने तो हमें नहीं पढ़ाया। मान लो मैं कंफ्यूजन है भी डाइल्यूट लें या नहीं, वैसे तो लें या नहीं लें। वैसे तो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अगर उसने कहा मोलर मास निकाल लो अननोन सोल्यूट का, तो अंडरस्टूड है हमने क्या लेना है? डाइल्यूट। या फिर थोड़ा सा आप आइडिया लगाना, अगर 5% से कम कंसंट्रेशन है, 5% मीन 5 ग्राम सोल्यूट हो 100 ग्राम सोल्यूशन में से, तब भी हम उसे क्या मानेंगे? डाइल्यूट। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है मल्टीपल करते हुए, तो हमने एक फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, वो डाइल्यूट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। इसे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखना, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी नॉट, इसे हमने लिखा एन बी डिवाइड एन ए प्लस एन बी। मैं इसे चेंज करना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे मुश्किल लग रहा है। मैं चाहता हूं यहां बस दो चीजें रह जाए, एक एन बी रह जाए और एक एन ए रह जाए। ठीक है, इसे हम चेंज कर रहे हैं, बता रहे।
हाँ वो करके हम कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कैसे करेंगे, पहले इसे उल्टा कर लो। अगर उल्टा कर दिया ऐसे आ जाएगा, पी नॉट डिवाइड पी नॉट माइनस पी एस एन ए डिवाइड एन बी प्लस एन बी डिवाइड एन बी। चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं। ऑपोजिट कर दिया, एन ए को एन बी से डिवाइड कर दिया प्लस एन बी को एन बी से डिवाइड कर दिया। ये चीज डाइजेस्ट करो, हो सकता है नहीं, मैथ्स में पॉसिबल है। बस मैंने एक स्टेप एन ए डिवाइड एन बी अलग अलग कर दिया, ठीक है, क्लियर है। इसे मैंने उल्टा किया, पी नॉट डिवाइड पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी डिवाइड एन बी। कैसे अलग अलग कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वन यहां से इधर लेके माइनस कर दो, यहाँ वन आ गया। अगर ये वन इधर से हम इधर जाके माइनस करें तो ये बन जाएगा पी नॉट डिवाइड पी नॉट माइनस पी एस माइनस वन इज इक्वल टू एन ए डिवाइड एन बी। क्या ऐसे भी पॉसिबल है बेटा, ये प्लस वन था, ये वन इधर जाके क्या हो गया माइनस, ऐसे कर दिया। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो और दोबारा जब रेसिप्रोकल लोगे तो तुम्हारा सही आंसर बन जाएगा। इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस आ गया, ऊपर आ जाएगा पी नॉट माइनस ब्रैकेट में पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी डिवाइड एन। चेक करो, ये पॉसिबल है। अगर मैं नीचे एलसीएम ले लें, वन बाय वन है, माइनस किया, पी नोट माइनस पी एस डिनोमिनेटर है, पी नोट क्या रह गया नोमिनेटर माइनस, ये वन है तो इतना ही आ गया पी नोट माइनस पी बी। इसे जरा सोल्व करना, ऊपर क्या रह गया, अकेला पी एस रह गया, ऊपर अकेला पी एस रह गया क्योंकि ये तो कट जाएगा माइनस प्लस, ये पी एस प्लस का हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पे। चेक करो, पी एस डिवाइड पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए डिवाइड एन बी आ जाएगा। और इसे अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो चेक करना कि मैं थर्ड फॉर्मूला ऐसे याद कर लूं, यहाँ पे ये अगर पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी एस ले लें तो फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर हम एन बी डिवाइड एन ए किसी के लिए भी लिख सकते हैं, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो ना हो। चेक करो, वो यही आया, यहां तक पहुंच गए थे। इसे उल्टा कर दो, इसे उल्टा करके देखो क्या लिखा गया, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी एस, ये इधर आ गया लेफ्ट साइड, राइट साइड पे उल्टा करके क्या आ गया, एन बी डिवाइड एन ए, ये आ गया एन बी डिवाइड एन ए। अब ये याद करना इजी है, देखो ऊपर और नीचे में क्या फर्क है, सिर्फ इतना फर्क है कि अगर डाइल्यूट लिखा है तो पी नोट लिखेंगे, डाइल्यूट नहीं लिखा, आपको ये अप्रोक्स नहीं लेना चाहते तो आप क्या लिख लो नीचे, पी एस कर लो। इसमें डाइल्यूट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमेशा सही है ही, लेकिन इसे सोल्व करना इजी है ना, क्योंकि ऊपर सिर्फ एन भी है, नीचे क्या है एन। तो तीन फॉर्मूले हम याद करें, तीन फॉर्मूले हम याद करेंगे। ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर डाइल्यूट वाला मान के चलो, अगर मोलर मास निकालने वाला न्यूमेरिकल है, मोलर मास निकाल लो अननोन का, फिर तो आप यही लोगे, डाइल्यूट दिया नहीं दिया। नहीं तो अगर 5% से कम है डाइल्यूट ले सकते हो, या फिर आप ऐसे करो, अगर तो क्वेश्चन मोलर मास निकालने वाला है तब तो डाइल्यूट वाला करो, नहीं तो हमेशा ये ले लो, क्योंकि ये तो गलत है ही नहीं कभी, ये तो हमेशा सही है ना, इसी से हमने बनाया मैथमेटिकली, हमें डेरिवेशन नहीं पूछेगा। तो हमने ऐसे तीन फॉर्मूले याद करने हैं, पहला एक्स बी वाला, दूसरा डाइल्यूट लेके अगर करना है, डाइल्यूट तब लेना है अगर मोलर मास निकालने को कहता है, नहीं तो जरूरत नहीं है बस, या फिर स्पेशली लिखा हो सीधा सीधा न्यूमेरिकल में कहीं वर्ड के फोर डाइल्यूट सोल्यूशन। नहीं तो अब ये वाला फॉर्मूला ले लो, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड पी एस कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया एन बी डिवाइड एन, हो जाएगा बेटा। तो इन तीन फॉर्मुलों के हमें न्यूमेरिकल आए, क्लियर है, ठीक है, करके देखें। ये कोई जरूरी नहीं है, डेरिवेशन नहीं करना आपने, आपको याद करना जरूरी है कि बस इसमें चेंज करेंगे, पी एस लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीज फ्रॉम 760 to 745 mm on adding 10 gram solute in 180 gram water
180 ग्राम वाटर, फाइंड आउट मोलर मास ऑफ अननोन सल्यूट। जब मैंने कहा कि मोलर मास ऑफ अननोन सल्यूट, तो आप समझिए ये डाइल्यूट दिया नहीं दिया, हमने क्या लेके निकालना है, डाइल्यूट, तो डाइल्यूट वाला फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, लिखो एक बार। एक बार लिखो, फिर जिससे मैं जो पूछूंगा सिंबल वो बताएगा मुझे। फॉर्मूला क्या लगाना है डाइल्यूट के लिए? फॉर्मूला बोलो डाइल्यूट के लिए हमें। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड पी नॉट इज इक्वल टू एन बी डिवाइड एन ए, क्योंकि हम डाइल्यूट मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? सोल्व करने से पहले बेटा बस एक काम कर लिया करो, एन बी और एन ए को आगे लिख लिया करो, डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू ए बाई एम। मैं यहां से इसलिए स्टार्ट करता हूं क्योंकि ये याद रखना इजी है। अगर पहले तुम डब्ल्यू बी भर के करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो एन बी एन ए से याद रखो। सॉल्व करने से पहले एन बी को कैसे लिख लो, वेट बाय मोल्स ऐसे ही बनते हैं। एन ए कैसे लिखा जाता है, वेट बाय मोलर मास। तो आपका फॉर्मूला ये बन गया। इसमें से अब बोर्ड में क्वेश्चन करना तो आपको ऐसे लिख के दिखाना है कि पी नोट कितना है, पी एस कितना है, डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू ए कितना है, एम ए कितना है। अगर ये लिख के आप दिखा देते हो, वैल्यूज भर देते हो, 3 में से 2 नंबर आपको मिल गए। 1 नंबर हो सकता है आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ा गलत भी हो। तो 2 नंबर लेने का क्या मेथड है, पहले फॉर्मूला लिख के दिखा दो उसे, फिर वैल्यूज लिख दो सारी। ये वैल्यूज बताओ, इसमें से पढ़ के बताओ कौन सी वैल्यू पी नोट लग रही है आपको। 760। पहले कितनी थी, 760। ज्यादा वाली प्योर की थी कितनी, 760 mm। बाद में कितनी हो गई, डिक्रीज हो गया। डब्ल्यू बी सल्यूट का वेट है, बताओ सल्यूट कितने ग्राम है, 10 ग्राम। तो यहां कितना कर दें, 10। डब्ल्यू ए पानी के लिए, अच्छा पानी के लिए अगर 180 ml बोल देता कोई फर्क पड़ता, क्योंकि डेंसिटी कितनी है 1, तो पानी में जानबूझ के कई बार ml दे देता है। एक ही बात, एम ए 18। आपको एम बी निकालना है, ये वाला निकालना है। वैल्यूज भरो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 50.67। बस ऐसे आंसर आ जाएगा, कर लोगे बेटा। अगर डाइल्यूट वाला क्वेश्चन मोलर मास वाला नहीं था तो हम यहीं पे बस चेंज कर देते। बताओ इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते, पी नोट की जगह क्या लेते, बस पी एस। उससे आपका कुछ भी पूछा जाता, कभी डब्ल्यू बी पूछे, कभी डब्ल्यू ए पूछे, कुछ भी पूछे, तो बाकी सब में फॉर्मूला पी एस वाला रखो, इसमें फॉर्मूला क्या रखो, पी नोट वाला। 2 फॉर्मूलों के क्वेश्चन आएंगे, हो जाएगा बेटा ये। पूछो कोई डाउट है, वैल्यू चेक करो। एक और दे दूं, अब मैं डाइल्यूट वाला नहीं दे रहा। अब आपको क्या फॉर्मूला लगना है, यहाँ पे पी एस, उसमें से ये सारी अननोन है, कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ता है। अकेला एमडी पूछे फिर तो ये है, एमडी के बिना मैं एमडी दे दूं, डब्ल्यू डी पूछ लूं और मैथमेटिक्स बन जाएगा। उसमें फिर फॉर्मूला हमने जो चेंज किया है, पी नोट नहीं लेना, नीचे क्या लेना है, पी एस, वो लगा के निकालते रहो। ठीक है, एक और करके देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वेट ऑफ यूरिया, मोलर मास यूरिया का लिख लो कितना होता है, याद है किसी को, 60। यूरिया का फॉर्मूला रहता था NH2CONH2। What weight of urea must be added to 180 ml water so that vapor pressure decrease by 10%। जब ये परसेंटेज वाला आता है बेटा, तो हमने कनाडिक्स में भी किए थे, परसेंटेज वाले में इसका मतलब ए नोट लेते थे 100, 10% डिक्रीज का मतलब 10 कम हो गया, बचा कितना, 90। तो हम ऐसे लेंगे, 10% का मतलब समझ लो, पी नोट हमेशा लेना है 100 और पी एस लेना है जितना भी कम हो गया, 10 कम हो गया, 10 कम हो गया तो 90, 20% कहता तो 80, 30 कहता तो 7।
ठीक है। अब आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज करके ये वाला लगेगा, डिवाइड पी एस इज इक्वल टू एन बी डिवाइड एन ए। आप एन बी और एन ए की जगह डब्ल्यू की टर्म में लिख लो, फिर यहाँ एक एक वैल्यू लिखेंगे। एन बी की जगह क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू ए बाय एम ए। इसमें अब बताओ कोई क्या अननोन है, उसे मैं सर्कल करना चाहता हूं। क्या अननोन है शुभम? डब्ल्यू बी। हमें सल्यूट बताना है कितना डालें, तो क्या अननोन है, डब्ल्यू बी। ठीक है, इट मीन्स पहले आप सभी वैल्यू यहां लिख दो। पी नोट कितनी है, पी एस कितनी है, डब्ल्यू ए कितना है, एम ए कितना है, एम बी कितना है, ये सारी वैल्यू यहां लिख के दिखा दो, फिर कैलकुलेट करेंगे। पी नोट बोलो कितना है, राजदीप आप बताओ बेटा, पी नोट कितना है? 100। सक्शन पी एस कितना है, 90। ठीक हो गया, तुम आगे बताओ बेटा, डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए कोई बताओ, सो हम आप बता दो। 180। एम ए मास ऑफ वाटर 18, एम बी 60 दिया हुआ है। तो बस दो ही तरह के क्वेश्चन है। अगर तो एम बी निकालना है फिर तो डाइल्यूट लेके कर लो, अगर एम बी के बिना एम बी गिवन है कुछ भी निकालना है तो एक अलग फॉर्मूला हमने बना लिया, उससे जो मर्जी निकाल दो, हो जाएगा। यस 66.67 इतना क्या आएगा, ग्राम आएगा 66 पॉइंट, ठीक है, ग्राम 66.67। तो बस दो ही फॉर्मूले चलेंगे बेटा, डाइल्यूट एम बी निकालना है, फिर तो पी नोट रखना नीचे, नहीं तो पी एस रख के आंसर निकलते जाएंगे। चलोगे इतना, इतना पड़ गया, आगे हम कल कंटिन्यू। अभी सर, अभी जिसके डाउट्स हैं असाइनमेंट में, सोल्यूशन के डाउट्स हैं, कल नहीं तुम्हारा सोल्यूशन की जो डीपीपी मिली थी सैटरडे को, कल करके आवा, ठीक है। कोई भी उसमें डाउट है वो पूछो कल मेरे से।